हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो आज की पहली न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू अ ट्रेन एक्सीडेंट दैट टुक प्लेस इन महाराष्ट्र येस्टरडे। इट इज़ अ वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट। यहाँ पर हुआ क्या है, दो ट्रेन्स के बीच में ये घटना हुई है। किस तरीके से एक ट्रेन दैट इज योर कर्नाटका एक्सप्रेस, उस ट्रेन के लोगों के अंदर ये अफवाह फैल गई कि ट्रेन के अंदर जो है वो आग लग गई है, द फायर इज बीइंग इंसिडेंट हो गई है वहाँ पर। और उस चक्कर में लोग जो हैं उन्होंने चेन खींची ट्रेन की, जो आपको पता है सेफ्टी कंसर्न्स के लिए जो क्विक अलार्म चेन होती है उसको खींचा। एंड उसके बाद लोग जो हैं वो गेट्स के थ्रू बाहर ड्राइव आउट करने लगे। जैसे ही वो बाहर निकले वो दूसरी ट्रैक पर पहुंचे और पास से आने वाली दूसरी जो ट्रेन है दैट इज योर मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस, लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस, उसने उनके ऊपर से वो क्रॉस ओवर कर गई बिकॉज वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा हैप्पीजार्ड मैनर में ये इंसिडेंट हुआ है। नाउ इट इज़ वन ऑफ द ट्रेजिक इंसिडेंट्स दैट हैज़ टेकन प्लेस, ठीक है, जिसका ना ही तो कोई इतना ज़्यादा कोई लिटिगेशन हो सकता है, ना ही कोई एज सच इसमें आप कह सकते हैं रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है। लेकिन येस, इट इज़ वन ऑफ द इंसिडेंट्स जो आपको जस्ट एक केस स्टडी के रूप में फॉर श्योर आ जाएगा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो किस तरीके से आप ऐसे इंसिडेंट्स को कवर अप कर सकते हैं या होने से रोक सकते हैं। ये आपका एथिकल कंसर्न का क्वेश्चन बन सकता है, या आपसे ये इंटरव्यू के लिए एक केस स्टडी के रूप में आप इसको पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे इंसिडेंट को रोका जा सकता था या इसको कंट्रोल किया जा सकता था। ऑलराइट, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू मीटिंग ऑफ मार्को रूबियो विद जयशंकर। यूएसए के हमारे जो फॉरेन डेलीगेट हैं उनके साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उनके साथ मुलाकात की है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने। और ये मीटिंग हुई है एक दिन बाद जब आपके प्रेसिडेंट ने बोला है दैट इज डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स नेशंस के ऊपर 100% टैरिफ लगाने की बात की है। एंड मोर ओवर उन्होंने बर्थ राइट सिटीजनशिप को छीनने की बात की है, ठीक है, कि बर्थ राइट के हिसाब से सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। और जिसके अंदर सबसे मेजर जो कंसर्न आ रहा है दैट इज रिलेटेड टू इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, जो यूएसए के अंदर जाके सेटल हो रहे हैं H1B वीजा से रिलेटेड। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पूरी की पूरी मीटिंग हुई है। यहाँ पर इस पूरे आर्टिकल के अंदर यही बताया गया है कि दोनों ही देश अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स को और ज़्यादा मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्वाड समिट जो है वो इस साल भारत में होने वाली है और उससे पहले दोनों देशों के रिलेशंस जो हैं वो और ज़्यादा अच्छे हों, ज़्यादा क्लैरिटी के साथ सामने आए, उसी चीज़ की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ देखिए यहाँ पर यही सारी बातें। सी अर्लियर मिस्टर जयशंकर अटेंडेड द क्वाड FFM अलॉन्ग विद ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, बिकॉज इस साल जो स्टेटमेंट है जो क्वाड है वो कहाँ होनी है, भारत में। अगेन जिन्हें नहीं पता है क्वाड क्या है, यू नो इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग, 4 देशों की ग्रुपिंग है ये। इट इज़ जापान है, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है एंड योर यूएसए है। आपके ये चारों देश मिलकर क्या बनाते हैं जी, क्वाड मेंबर्स बनाते हैं और साथ मिलकर एक एक्सरसाइज भी परफॉर्म करते हैं दैट इज मालाबार एक्सरसाइज। They are a grouping of 4 big nations, or you can say most important nations in the Indo-Pacific region, जो कोशिश कर रहे हैं टू काउंटर आउट चाइना, ठीक है, उसकी प्रेजेंस को कंट्रोल करने के लिए, उसकी प्रेजेंस को वहाँ पर काउंटर करने के लिए स्पेसिफिकली ये काम हो रहा है, ठीक है। उसी चीज़ के अंदर जो इंडिया और यूएस हैं वो लीग में साथ में हैं। जो एस जयशंकर हैं वो ट्रम्प के ओथ सेरेमनी के अंदर भी पार्टिसिपेट किया था उन्होंने जाके। एंड अब उसके बाद से ही ये मीटिंग्स हो रही हैं जिसके अंदर हर एक आस्पेक्ट पर बातचीत चल रही है। क्लियर है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आ रहा है देखिए दैट इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर अ ट्राइबल किंग फ्रॉम केरला। पहली बार ऐसा हो रहा है कि रिपब्लिक डे परेड के अंदर एक ट्राइबल किंग जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना है कि कहाँ से ये जो आपके किंग हैं वो कहाँ के हैं। सी रमन राजा मनन हेड हैं ये मनन कम्युनिटी के, ठीक है जी। ही इज द हेड ऑफ मनन कम्युनिटी एंड द ओनली ट्राइबल किंग इन केरला, ठीक है। ये वहाँ पर सिर्फ एकमात्र ट्राइबल किंग है और ये सिर्फ ये जो किंगडम्स वाला प्रोसीजर है ये ज़्यादातर सदर्न इंडिया में ही देखा जाता है। ये इनका इंटीग्रल फंक्शन है ट्राइब्स का, जहाँ पर वो एक इंसान को उसकी फैमिली को किंग के रूप में मतलब देखते हैं, कंसिडर करते हैं, अपनी फंक्शनिंग करते हैं और उन्हीं को इन्विटेशन दिया गया है, ठीक है। और ये दिया कहाँ से है, सी
इसको शेड्यूल्ड ट्राइब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, उनकी तरफ से ये पूरा का पूरा जो इन्विटेशन है वो दिया गया है, जहां पर इनको स्पेसिफिकली बुलाया गया है। ठीक है, तो आपको बस इस कम्युनिटी का नाम याद रखना है, दैट इज योर मनन कम्युनिटी, जो आपके ट्राइबल ग्रुप्स की है केरला के। ठीक है, और वो पार्टिसिपेट कर रही है कहाँ जी, रिपब्लिक डे के अंदर। ठीक है, रिपब्लिक डे परेड में। उसके बाद हमारी जो इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है दैट इज फ्रॉम दिस पेज। देखिए यहाँ पर जो स्कीम्स की बात हो रही है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज 22 जनवरी 2015 को एक स्कीम लॉन्च की गई थी हरियाणा के पानीपत से, दैट वाज बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ। ठीक है, रीजन बीइंग क्योंकि उस टाइम पे हरियाणा जो है सेक्स रेशियो के मामले में सबसे नीचे था, तो एक फ्लैगशिप स्कीम स्टार्ट हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पर आपकी बेटियों को प्रोटेक्शन के लिए एंड आपकी बेटी के एजुकेशन के लिए जो है वो कंप्लीटली एक नारा बना था। बहुत ही आप कह सकते हैं बड़े स्केल पर इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था, उसी के रिजल्ट की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर जब आप पढ़ेंगे सबसे पहले आपको स्कीम के बारे में पता लगेगा दैट इट वाज लॉन्च्ड इन पानीपत हरियाणा। ठीक है, एट ऑन 22 जनवरी, जिसके अंदर चाइल्ड सेक्स रेशियो से रिलेटेड बात हो रही थी। ठीक है जी, और ये जो स्कीम है ये ट्राई मिनिस्टेरियल एफर्ट था, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का और एजुकेशन। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किसी भी जब कोई स्कीम आती है तो उसके पीछे मिनिस्ट्री कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए क्योंकि बेटी के पढ़ाने की बात हो रही है तो एजुकेशन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी, चिल्ड्रन की बात हो रही है तो चाइल्ड डेवलपमेंट भी इन्वॉल्व है, और क्योंकि बेटी के दैट इज बचाओ वो चाइल्ड सेक्स रेशियो से रिलेट की जा रही है चीज, बिकॉज आपके पहले जो है प्रेगनेंसी में नेटल स्टेज पर दैट इज एबॉर्शंस जो हैं वो बहुत ज्यादा होते थे इन द नीड ऑफ सन। ठीक है, तो सन मेटा प्रेफरेंस के चलते या फिर सन प्रेफरेंस के चलते कि बेटा ही चाहिए, उसके चलते बहुत ज्यादा एबॉर्शंस करा दिए जाते थे, जिस चीज को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रही थी सरकारें, एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो नीचे जा रहा था। ठीक है, तो इस आर्टिकल के अंदर यही चीज बताई गई है कि जब से ये स्कीम आई है तब से इस पूरे एक्ट को, दैट इज द प्री नेटल प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोसिस जो एक्ट है हमारा, उसको और ज्यादा तवज्जो मिली है, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथफुल इंप्लीमेंट किया गया है, और इसी का रिजल्ट है कि बहुत सारे ऐसे जितने भी एरियाज थे हमारे जहां पर चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत लो था, वहां पर जो इंप्रूवमेंट है वो रिमार्केबल देखी गई है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये चीजें सारी की सारी आपके सामने मेंशन है। उसके बाद दूसरी जो यहाँ बात हुई है दैट इज रिगार्डिंग द एनरोलमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड्स इन हायर एजुकेशंस। ठीक है, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्ट्रीम में हो, चाहे वो हायर एजुकेशन के लिए हो, वो +2 सेकेंडरी एजुकेशन के लिए हो। कहने का मतलब है कि इस प्रोग्राम के चलते अवेयरनेस इस लेवल तक हुई है, सुख सुविधाएं ऐसी दी गई हैं कि आपकी गर्ल्स को आगे चलकर पढ़ने का, उनको उजागर करने का मौका दिया जा रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा इस आर्टिकल के अंदर दिया है। और अगर बात करें फैक्ट्स की तो देखिए नेशनल सेक्स रेशियो जो है वो 2014-15 में जो है 918 पर था, और अभी के लेटेस्ट डाटा के हिसाब से इट इज नियरली 930। ठीक है, तो सेक्स रेशियो डेफिनेटली क्या है, पॉजिटिव साइड की तरफ गया है, इंप्रूव हुआ है। एंड योर ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो भी जो है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो मतलब स्कूल में जो गर्ल्स जा रही हैं सेकेंडरी लेवल पर, वो भी 75% से 78% हुआ है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, 61% से 97.3। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो एंटीनेटल केयर रजिस्टर्स हैं वहां पर भी आपके रजिस्ट्रीज बढ़ गई है। देखिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का सीधा सा मतलब है कि अब कोई घर पे डिलीवरीज नहीं करा रहा है, ज़्यादातर हॉस्पिटल्स की वहां पर डिलीवरीज हो रही हैं, दैट इज अच्छे एटमॉस्फेयर के अंदर, साफ सुथरे एनवायरनमेंट के अंदर आपकी डिलीवरीज हो रही हैं, ताकि मदर और बेबी दोनों क्या रहें, प्रोटेक्टेड रहें, सेफ रहें। क्लियर है जी, तो ये सारा कुछ इस आर्टिकल के अंदर है। ये पूरा आर्टिकल आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो प्रोग्राम स्कीम थी, जो ट्राई मिनिस्टेरियल स्कीम है, देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस डेट को याद रखें। पूरे 10 साल हो गए हैं, उसके डेवलपमेंट्स को याद रखें, आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व थी। क्लियर है जी, तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नाउ यहाँ पर देखिए अगली जो हमारी रिपोर्ट आ रही है, एक है एमएसपी से रिलेटेड।
हमें पता है इट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या होता है, आपकी जो सरकार है, मेनली ये काम करता कौन है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, वो सेट आउट करती है एमएसपीज क्रॉप के लिए। तो ये होता क्या है, देखिए हर एक जो क्रॉप है उसके लिए सरकार एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो डिक्लेयर कर देती है, दैट दिस मच अमाउंट विल बी दी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि इस पे हम कम से कम एटलीस्ट इतने पे तो हम आपसे खरीदेंगे ही खरीदेंगे, इससे ज्यादा अगर आपको कोई दे रहा है प्राइस तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन आपकी फसल का मिनिमम जो प्राइस है वो हमने सेट कर दिया है कि वो इतना एटलीस्ट रहेगा ही रहेगा अगर आप गवर्नमेंट को बेच रहे हो। ठीक है, तो वो चीज है आपकी एमएसपी फॉर। और यहां पर जो बात की गई है दैट इज रिगार्डिंग दी जूट इंडस्ट्री स्पेसिफिकली, कि जूट का जो प्राइस है वो 2025-26 के लिए 5650 कर दिया गया है, जो लगभग 315 रुपए बढ़कर आया है पिछले साल के मुकाबले। ठीक है, तो इट इज वेरी एविडेंट, वेरी क्लियर कि यहाँ पर जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपका पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो उसी चीज की सिग्निफिकेंस को शो कर रहा है कि क्योंकि जूट इंडस्ट्री से लगभग आपके 40 लाख फार्मर्स हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, तो ये डेफिनेटली उनको क्या करने वाला है, बूस्ट करने वाला है। क्लियर है, तो आप एमएसपी को ऐसे भी समझ सकते हैं, इकोनॉमी में पढ़ाया जाता है, एग्रीकल्चर के अंदर आपको ये कंसेप्ट जीएस पेपर 3 के अंदर, कि एमएसपी के थ्रू आप अपने फार्मर्स को एक श्योरिटी देते हैं कि इतना बेयर मिनिमम आपको मिलने वाला है। क्लियर है जी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है हमारा आर्टिकल दैट इज रिलेटेड टू नेशनल हेल्थ मिशन, और यहाँ पर पाया गया है कि काफ़ी सारे पब्लिक हेल्थ के कंसर्न्स हैं जो देखने लायक रहे हैं। जैसे आपकी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है वो पहले 83% होती थी, ठीक है, वो अब जो है ग्लोबल उसके अंदर जो डिक्लाइन है वो 83% पाया गया है सिंस 1990। ये ग्लोबल डिक्लाइन से भी ज़्यादा हमने मतलब उस चीज़ को केटर किया है। क्या होता है एमएमआर, 1 लाख लाइव बर्ड्स के ऊपर कितनी जो रेशियो है वो रहती है मदर के अलाइव रहने की, उसको कहा जाता है। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पर सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है आपके नेशनल हेल्थ मिशन ने इन इंक्लूडिंग लोअरिंग द एमएमआर, योर इंसिडेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड सिकल सेल एनीमिया। इसके अंदर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर एमएमआर से रिलेटेड आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि 83% जो है वो आपकी रेशियो जो है वो डिक्रीज हुई है, जो कि आपके ग्लोबल डिक्लाइन से भी ज़्यादा है। ठीक है, एंड मोर ओवर यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो टीएफआर है वो भी भारत में डिक्रीज हुआ है नेशनल हेल्थ सर्वे 5 की, उससे इट इज फ्रॉम 2.3 से 2.0 पर चला गया है। टोटल फर्टिलिटी रेशियो क्या होता है, दैट इज एक लाइफ स्पैन के अंदर, रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन के अंदर एक वुमेन ऑन एन एवरेज कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, उसे टीएफआर कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये चीज हमारे दो वाला कंसेप्ट चलता है कि 2 को आइडियल मान लिया जाता है कि 2.1 है तो सही है, पॉपुलेशन जो है वो सही से रिप्लेस हो जाएगी एंड इट इज गुड फॉर द कंट्री। ठीक है, तो वही है इंडिया का जो टीएफआर है दैट इज 2.0 विच इज अगेन ऑन दी इंडिकेटिंग द ट्रैक कि हम यूएन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसके अंदर हम पॉपुलेशन कंट्रोल, पावर्टी, मैटरनल मोर्टेलिटी, इन सब को डेफिनेटली टेक ओवर कर सकेंगे। ठीक है, तो आप ये जो डाटा है ना नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, ये सीधा सीधा भी पेपर में आप कोट कर सकते हैं कि एनएफएचएस के सर्वे 5 की मदद की वजह से ये चीज ऐसे ऐसे हुई है। समझ में आ गया जी। ठीक है, तो ये तीनों ही आर्टिकल इस पेज के आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका एमएसपी से रिलेटेड है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से रिलेटेड है, या फिर आपके नेशनल हेल्थ मिशन से रिलेटेड है। ये तीनों आर्टिकल आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है दैट इज इन द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट लीग। यहाँ पर बात की गई है आपके, देखिए नीचे की तरफ एक आर्टिकल आया है, क्रोसपैथी से रिलेटेड बात हुई है। क्या मामला है सारा, देखिए महाराष्ट्र के अंदर ये चीज कर दी गई थी कि महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने बोल दिया रिसेंट डायरेक्टिव में कि जो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स हैं वो एलोपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हमें पता है कि जो एलोपैथी है दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट लीग, जिसके अंदर अलग सॉल्ट्स के साथ अलग मेडिसिन बनती हैं और उसकी अपनी एक अलग से स्टडीज है। आयुष मिनिस्ट्री जो है वो आपकी जो जेनेरिक मेडिसिन है उनको प्रमोट करती हैं, जिनमें से आपकी होम्योपैथी भी एक है।
ठीक है। तो दैट इज आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धि एंड होम्योपैथी, ये आपके आयुष मिनिस्ट्री के अंडर है। और क्योंकि इंडिया के अंदर नंबर ऑफ एलोपैथिक डॉक्टर्स की जो आप कह सकते हैं जो नंबर है वो क्योंकि कम है, जो यहाँ पर बताया भी गया है कि क्योंकि जनरल में शॉर्टेज है इंडिया के अंदर, तो इसीलिए आयुष मिनिस्ट्री जो है वो डॉक्टर्स को जो है प्रमोट कर रही है कि रूरल बैकग्राउंड एरियाज के अंदर इनको प्रैक्टिस पे लाया जाए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा केटर करने के लिए दे रही है पॉपुलेशन को। प्रॉब्लम ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट के अंदर, दैट इज पूनम वर्मा वर्सेस अश्विन पटेल, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है 1996 के अंदर एक जजमेंट के अंदर आपकी सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था दिस क्रोसपैथी। क्रोसपैथी क्या हुआ, मतलब प्रैक्टिशनर जो है वो होम्योपैथी का है लेकिन मेडिसिन वो एलोपैथिक दे रहा है। ठीक है, मतलब अपनी जो उनकी स्ट्रीम्स हैं वो उससे हटकर मेडिकेशन जब दे रहा है उस चीज़ को क्रोसपैथी कहा गया है। एंड यहाँ पर ये बोला गया है कि क्योंकि होम्योपैथिक जो जिसने ये हुआ तब था जब एक लड़की की डेथ हो गई थी, एक पेशेंट की डेथ हो गई थी बिकॉज उसे एलोपैथिक मेडिसिन दे दी थी एक होम्योपैथिक सर्जन ने। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन वही चीज़ आ जाती है कि बिकॉज वो नेग्लिजेंस थी, उसके अंदर जो है उनकी जो क्वालिटीज़ हैं या जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से वो अपनी चीज़ों को एड्रेस करे, रादर देन कि वो सिर्फ फोकस करे कि मास पब्लिकेशन पे जाना है। उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपके यहाँ पर ये बात की गई थी एंड आपकी सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया था, कंप्लीटली मना कर दिया था। ठीक है, नाउ यही चीज़ आपके सामने पहले भी आई थी जब हाई कोर्ट ने भी एक स्टे लगा दिया था कि इस तरीके की कोई भी चीज़ अलाउड नहीं होनी चाहिए। होम्योपैथिक है वो अपनी फील्ड में करे, एलोपैथी वाले अपनी फील्ड में करें। ठीक है जी, तो ये पूरा आर्टिकल उसी के कंसिडरेशन से रिलेटेड है। और बाद में जो वाइंडिंग अप स्टेटमेंट है इसके अंदर वो यही है कि पार्लियामेंट ने अपनी एक स्टेटमेंट में बोला है दैट देयर आर 13,08,009 डॉक्टर्स, ठीक है, जो एलोपैथिक मेडिसिन से बिलोंग करते हैं और वो शॉर्ट हैं जो आपकी जो ऑन एन एवरेज जो हमें डॉक्टर्स चाहिए होते हैं उसके मुकाबले हमारे नंबर्स जो हैं वो काफ़ी नीचे हैं। ठीक है जी, इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो अब ये मिड लेवल प्रोवाइडर्स देखने की कोशिश कर रही है ताकि जो रूरल एरिया है, जो टाउनशिप्स हैं, वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ को केटर किया जा सके। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपको उस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, एक बार अच्छे से ध्यान से इसको अपनी नज़रों से निकाल लीजिएगा। उसके बाद देखिए लास्ट इन द लीग इन टुडे अगेन फ्रॉम योर वर्ल्ड पेज, देखिए जब से ट्रंप पावर में आए हैं देयर इज एम्पल नंबर ऑफ न्यूज़ रिगार्डिंग Donald Trump and he has again started a trade war sort of thing. All right, चाइना इसको बोल भी रहा है कि जो ट्रेड वॉर है वो किसी के भी हक में नहीं जाने वाला है बिकॉज अब जो ट्रंप है उन्होंने बोला है कि वो EU के ऊपर 10% जो है वो हाइक कर देंगे अपने क्या टैरिफ्स को। ऑल राइट, रीजन बीइंग क्योंकि EU जो है वो हमारे साथ इनके हिसाब से बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं पार्शियल रहते हैं। दे आर ऑन दे ट्रीट अस सी दे इनकी स्टेटमेंट सी देख सकते हैं आप, दे ट्रीट अस वेरी वेरी बैडली, सो दे आर गोइंग टू बी इन फॉर टैरिफ्स। ठीक है, यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन के देशों के बारे में कह रहे हैं वो कि ये लोग हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोज एंड कॉन्स लगाते हैं, टैरिफ्स लगाते हैं, चीज़ें करते हैं, तो दैट इज़ वाई अब उनको भी टैरिफ्स जो हैं वो झेलने पड़ेंगे। मोरोवर अभी कुछ दिन पहले ही मैक्सिको और कनाडा के ऊपर भी ट्रंप ने चार्जेस लगाए थे। ठीक है, कि वहाँ पर भी वो टैरिफ्स 25% टैरिफ्स की बात कर रहे थे। कनाडा को तो उन्होंने अपनी 51 स्टेट बनाने की ही बात कर दी थी जब वो पावर में नहीं आए थे, उससे पहले ही उन्होंने स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दिया है। पनामा क्राइसिस से रिलेटेड बोलना शुरू कर दिया था, ग्रीनलैंड शुरू किया था, ये हम रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं वीडियोज़ के अंदर। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज हो रही है जिसके अंदर ट्रंप ने ऑफिस पकड़ते ही बहुत सारी हाईलाइटिंग न्यूज़ को अपनी तरफ से निकालना शुरू कर दिया है और उससे फिर एक बार जो है वो ट्रेड वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। ये पहले भी हुआ था जब जो ट्रंप है वो पहले पावर में आए थे, तब भी चाइना के साथ उनका ट्रेड वॉर चला था जहां एक दूसरे के ऊपर हायर टैरिफ्स लगाना शुरू कर दिया था। ऐसे में वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर ट्रेड कर पाना एक दूसरे के साथ, क्योंकि आज का वर्ल्ड जो है वो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस का है। ऐसा नहीं है कि आप यू कैन सस्टेन ऑफ योर ओन, अकेले ही आप अपना कर लेंगे सब कुछ। ठीक है, आप हज़ारों कंट्रीज से, काफ़ी सारी कंट्रीज से आप नॉट हज़ारों कंट्रीज से सॉरी, आप काफ़ी कंट्रीज से जो है एक्सपोर्ट करते हैं, काफ़ी कंट्रीज में अपना मटेरियल कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं, कहीं पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तब जाकर आपका ट्रेड जो है, बैलेंस शीट जो है वो सिक्योर हो रही है। नाउ अगर इस तरीके की न्यूज़ चलती है तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी ऑन अ लीवर्ड साइड फॉर, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, चाइना सेज
दैट देयर आर नो विनर्स इन अ ट्रेड वॉर, और ये चीज़ जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो सकती है। ठीक है, तो पनामा, अगेन पनामा से रिलेटेड भी वही न्यूज़ आई है कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में कंप्लेंट किया है कि ट्रम्प जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। वी हैव आवर ओन अथॉरिटी एंड अथॉरिटिकेशन, जहां पर हमने बताया भी था कि 1999 के अंदर पनामा को जो है वो उनकी अथॉरिटी को सौंप दिया गया था, यूएसए ने ही किया था। ठीक है, और वहां पर जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस है, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, ऑपरेटिंग द पनामा कनाल थ्रू इट्स ग्रोइंग प्रेजेंस अराउंड द वाटरवे विच द यूएस हैंडेड ओवर इन द एंड ऑफ 1999। अब ये क्या कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि आपने चाइना को इंटरवेंशन करने का ज़्यादा मौका दे रखा है, आपने उनको ज़्यादा यहाँ पर लेवरेज दे रखी है, इसलिए हम इसको वापस लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पनामा क्लेम कर रहा है दैट वी आर न्यूट्रल, वी आर नॉट फेवरिंग चाइना एज वेल एंड वी आर नॉट फेवरिंग यूएसए एज वेल। हम सबको न्यूट्रली चल रहे हैं, लेकिन आप जिस तरीके की बातें कर रहे हो वो किसी तरीके से कोई गिफ्ट तो था नहीं। ठीक है, इसीलिए हम इस चीज़ के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। क्लियर हो गया जी? तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल इसी चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, जहां पर आपके प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अगेन एक और टैरिफ वॉर स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं। क्लियर है जी? उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अगेन चाइना के साथ वही मूविंग क्लोजर टू यूएस पार्टनर्स। जब से ट्रंप वापस आए हैं तो अपने पार्टनर्स के साथ चाइना अपने ट्रेड को सस्टेन करना चाह रहा है, उस चीज़ से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है। तो देखिए कुल मिला के बात सारी यही है कि किस तरीके से सारी चीज़ें होने वाली हैं आफ्टर ट्रम्प बीइंग इन दी ऑफिस, वो चीज़ देखने लायक रहेगी। ठीक है, और ऐसे में इंडिया की तरफ जो चीज़ें इशारा हो रही हैं, चाहे वो H1B वीज़ा से रिलेटेड हो, चाहे ब्रिक्स नेशन के ऊपर 100% टैरिफ की बात हो, तो ऐसे में डाइसी गेम रहने वाला है इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप्स का भी, कि बीच में बायलैटरल रिलेशन किस तरीके से मूव ऑन करने वाले हैं। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज डिस्कशन। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड टू द्रोणाचार्य IAS। थैंक यू।